हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एक और बेहतरीन क्वेश्चन पेपर पर जो आपके आगामी प्रैक्टिस सेट के तौर पर कार्य करेगा। और यह पेपर जो है दोस्तों, प्रवक्ता स्क्रीनिंग, पीसीएस प्री और इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, बिना स्किप किए आप पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे लगातार आपको इसी प्रकार की लगातार नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले क्वेश्चन में। 1947 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले म- मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे। तो दोस्तों, जो 1947 में मेजर सोमनाथ शर्मा जिन्हें जो है मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, तो वो किस रेजिमेंट से संबंधित थे दोस्तों? वो थे कुमाऊं रेजिमेंट से, ठीक है दोस्तों। और कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? यह है रानीखेत में। और यहीं पर दोस्तों मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर एक ग्राउंड भी है, जिसको सोमनाथ ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। और जब भी कुमाऊं रेजिमेंट का जब भर्ती होती है दोस्तों, तो उसमें सोमनाथ ग्राउंड में ही वो भर्ती आयोजित की जाती है दोस्तों, ठीक है। तो 1947 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया था। वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, प्राचीन शैल चित्र वाली लाखों गुफा स्थित है। तो दोस्तों, जो लाखों उडियार इसको कहा जाता है दोस्तों, लाखों उडियार भी कहा जाता है। और लाखों गुफा जो है इसको दोस्तों, ये प्रसिद्ध मानचित्र वाली गुफा है। तो ये कहाँ स्थित है? ये है अल्मोड़ा जिले में। कहाँ स्थित है दोस्तों? अल्मोड़ा जिले में स्थित है दोस्तों लाखों उडियार, ठीक है, लाखों गुफा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी। तो जो कत्यूरी शासक थे दोस्तों, उनके दरबारी भाषा क्या रही थी? तो कत्यूरियों की दरबारी जो भाषा थी दोस्तों, वो थी संस्कृत। क्या थी? कत्यूरी राजा जो है अपने दरबार में किस भाषा का प्रयोग करते थे दोस्तों? वो करते थे संस्कृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, दारमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रे का क्या नाम है दोस्तों? वह है सिन्नला दर्रा। सिन्नला दर्रा दोस्तों दारमा और व्यास घाटियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रजामंडल की स्थापना का क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों, जो प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, और इसके अंतर्गत दोस्तों श्रीदेव सुमन ने 84 दिन की भूख हड़ताल करके अपना जीवन त्याग दिया था दोस्तों, यानी कि वो शहीद हो गए थे। तो दोस्तों, प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था जनता को टिहरी के कुशासन से मुक्त करना, ठीक है। तो जनता जो टिहरी में जो है कुशासन चल रहा था, उस कुशासन से मुक्त करने के लिए श्रीदेव सुमन ने प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों। 1944 में उनकी मृत्यु हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। खतलिंग ग्लेशियर का उद्गम स्थान कहाँ है? तो खतलिंग ग्लेशियर जो है दोस्तों, उसका उद्गम स्थल कहाँ है? यह है खतलिंग ग्लेशियर जो है भिलंगना नदी का उद्गम स्थान है दोस्तों, ठीक है। तो भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? वो निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से, खतलिंग हिमनद से, ठीक है दोस्तों। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतपदीय नगर नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतपदीय नगर नहीं है दोस्तों? इसमें अगर हम देखें, टनकपुर पर्वतीय क्षेत्र है, कोटद्वार में भी पर्वतीय क्षेत्र है दोस्तों, हरिद्वार में भी पर्वतीय क्षेत्र है। बट रुद्रपुर दोस्तों पूरा मैदानी है, इसलिए इसको पर्वतपदीय नगर नहीं कहा जा सकता। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर की यात्रा गुजरती है। तो दोस्तों, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों? कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है दोस्तों, लिपुलेख दर्रे से होते हुए गुजरती है, ठीक है दोस्तों। जबकि इसमें ऑप्शन दिए थे नीति दर्रा, लाम्पिया धुरा दर्रा, बड़ा होठी दर्रा। लेकिन कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है दोस्तों, ये गुजरती है लिपुलेख दर्रे से, ठीक है दोस्तों।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? अब रेल यातायात की जो सुविधाएं हैं दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग अंतिम बिंदु कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों लक्सर, लक्सर जो है अंतिम बिंदु नहीं है। अदरवाइज कोटद्वार भी अंतिम बिंदु है, काठगोदाम में अंतिम बिंदु है, और देहरादून भी अंतिम बिंदु के रूप में जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे स्टेशन है जहाँ पर रेल यातायात वहीं पर समाप्त हो जाता है, फिर बैक वापसी होती है। बट लक्सर जो है दोस्तों दो जो है जगहों के बीच में, यानी कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से गाड़ियाँ आगे इधर उधर आते जाते रहती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नंधौर दून किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों नंधौर जून जो स्थित है वो है आपका नैनीताल जिले में। कहाँ है? नैनीताल जिले में है दोस्तों नंधौर दून, ठीक है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश एमसीटी पृथक करता है। तो जो हिमालय में मुख्य भ्रंश एमसीटी है वो किसको अलग करता है दोस्तों? वो करता है महान हिमालय और लघु हिमालय को मुख्य सीमा भ्रंश यानी कि एमसीटी पृथक करता है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो दोस्तों अगर हम बात करें उत्तरकाशी के ऐतिहासिक नाम की, तो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है बाड़ाहाट। किस नाम से जाना जाता है? बाड़ाहाट के नाम से उत्तरकाशी को जाना जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो औपनिवेश आए थे दोस्तों, औपनिवेशिक संघर्ष हुआ था, वो किस काल में प्रारंभ हुआ था दोस्तों? वो हुआ था गोरखा काल में। कब हुआ था? गोरखा काल। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में निम्न में कुब्जाम्रक के रूप में जाना जाता था। तो प्राचीन समय में जो कुब्जाम्रक के रूप में जाना जाता था दोस्तों, वो जाना जाता था ऋषिकेश को। ऋषिकेश को कुब्जाम्रक नाम भी दिया गया था दोस्तों प्राचीन समय में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र हैं दोस्तों, उनको किस भाषा में लिखा गया है? तो ये हैं दोस्तों संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र हैं दोस्तों, वो लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अगला, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता? तो दोस्तों जो छोपती, झोड़ा, छपेली, छोलिया, तो इन नृत्यों में से कौन से नृत्य गीत नहीं गाया जाता? वो है छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य दोस्तों, इसमें गीत नहीं गाया जाता और इसमें सीधे सीधे नृत्य ही किया जाता है, और ढाल के साथ इसमें नृत्य किया जाता है, ढाल तलवार के साथ, और इसमें कोई किसी प्रकार का गायन नहीं किया जाता। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, द्वाराहाट में नवीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को अन्य नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों द्वाराहाट में जो नवीं शताब्दी के ध्वज मंदिर है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये मंदिर जो है इसको जाना जाता है गुजरदेव मंदिर, ठीक है। ये नवीं शताब्दी के ध्वज मंदिर के रूप में हैं, और इनको जो है अन्य नाम गुजरदेव नाम दिया गया है, और ये मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? द्वाराहाट में, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो कौन सी जनजाति जो है भूमसेन देवता की पूजा करती है दोस्तों? वह है बोक्सा जनजाति। बोक्सा जनजाति दोस्तों भूमसेन देवता की पूजा करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है। तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो पीतल नगरी है की स्थापना कहाँ की जा रही है दोस्तों? वो की जा रही है अल्मोड़ा में, ठीक है। अल्मोड़ा में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल किस वर्ष में आयोजित होंगे? तो यहाँ पर
जब ये पेपर बना था दोस्तों, उस समय ये क्वेश्चन था कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल किस वर्ष आयोजित होंगे, तो 2018 में। और अगर वर्तमान में राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो 2025 में जो है राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं, और ये जो दोस्तों हल्द्वानी में आयोजित हो रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर को हाल ही में भारत के स्वच्छ शहरों की सूची में 61वां स्थान मिला है? तो दोस्तों भारत के जो स्वच्छ शहर हैं उनमें 61वां जो स्थान मिला था उस समय, वो मिला था देहरादून को। ठीक है दोस्तों, तो देहरादून को उसमें 61वां स्थान मिला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड के में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 27 मार्च 2016 में। 27 मार्च 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन जो विशेष परिस्थितियों में लागू होता है दोस्तों, तो ये उत्तराखंड में भी एक बार लागू हो चुका है और 27 मार्च 2016 में ये लागू हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और वीडियो पर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आनुवंशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है? अगर आनुवंशिकी की बात करें तो दोस्तों इसमें आर एच फैक्टर, तो जो आर एच फैक्टर होता है दोस्तों, वो आनुवंशिकी के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि है। तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जो कैंसर के इलाज के लिए जो औषधि तैयार की जाती है दोस्तों, वह है इंटरफेरॉन। क्या है दोस्तों? वह इंटरफेरॉन है, जो कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि के रूप में जानी जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग पाए जाते हैं? तो अगर हम बात करें मनुष्य के फेफड़ों की, तो दोस्तों फेफड़ों के अंदर जो है टोटल 5 भाग होते हैं। कितने भाग? टोटल 5 भाग होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको जरूर तैयार कीजिएगा। साइंस के से संबंधित जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आते हैं, वही क्वेश्चन लगातार रिपीट भी होते हैं, तो इसलिए आप इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पक्षी को अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। वो पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है उसको क्या कहते हैं? वह है दोस्तों, वह है तोता। तोता एक ऐसा पक्षी है दोस्तों जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? तो दोस्तों जो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है वह है आपका एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो दोस्तों होता है वो जो है शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? अब स्वाइन फ्लू किसके द्वारा होता है दोस्तों? स्वाइन फ्लू जो है विषाणुओं से होता है दोस्तों, स्वाइन फ्लू। ठीक है, स्वाइन फ्लू की जो बीमारी होती है वो विषाणु जनित रोग है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या है? तो अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का जो मेन तत्व है वह है नाइट्रोजन। क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन जो है प्रोटीन के मुख्य तत्व के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊष्मागतिकी का जो फर्स्ट लॉ है दोस्तों, वो किस थ्योरम के अकॉर्डिंग है दोस्तों? वह है आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है? कौन सा ऐसा कीटनाशक है दोस्तों जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं ज़्यादा हो रही थी और उसका प्रयोग कम किया गया है? वह है दोस्तों डीडीटी। डीडीटी का उपयोग दोस्तों कम किया जाता है क्योंकि इससे जो है पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में से किसके द्वारा
पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है। तो पेट्रोल जनित आग को किसके द्वारा बुझाया जा सकता है दोस्तों? वो बुझाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ठीक है, तो CO2, अगर पेट्रोल जनित आग लगती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा इस आग को बुझाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, फल पकाने का हार्मोन है। तो फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन यूज होता है? वो होता है इथाइलिन। कौन से दोस्तों? इथाइलिन जो है नामक जो हार्मोन है, वो फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी पौधे के बीजों में होता है। तो जो सूरजमुखी है दोस्तों, इस पौधे के बीजों में क्या होता है? ये होता है दोस्तों तेल, यानी कि ऑयली होते हैं। ठीक है, सूरजमुखी के जो पौधे के जो बीज होते हैं, इनमें दोस्तों ऑयल होता है, तेल, यानी कि सूरजमुखी का तेल निकाला जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक किसका मात्रक होता है दोस्तों? पारसेक होता है दूरी का मात्रक, और साथ ही साथ बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों प्रकाश वर्ष। क्या पूछा जाता है? प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष के बारे में पूछा जाता है। तो प्रकाश वर्ष भी दोस्तों दूरी का ही मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था। तो दोस्तों जो चार्ल्स बेबेज ने जो सबसे पहले यांत्रिक कंप्यूटर जो डिजाइन किया था, उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता है एनालिटिकल इंजन। क्या कहा जाता था? एनालिटिकल इंजन उसको कहा जाता था, और ये प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर के रूप में है, और इसको चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नॉन वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण है? तो अगर नॉन वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण की हम बात करें दोस्तों, वह है रोम। रोम दोस्तों ये नॉन वोलेटाइल स्मृति का एग्जाम्पल है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मॉडल। क्या बोला जाता है दोस्तों? मॉडल कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? तो दोस्तों जो शक्तिशाली प्रकार का जो कंप्यूटर है, उसको कहते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर दोस्तों एक शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो डेटाबेस है उसको मैनेज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? किया जाता है DBMS। किसका प्रयोग किया जाएगा? DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज किया जाता है दोस्तों, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पेंटियम शब्द संबंधित है। तो दोस्तों जो पेंटियम वर्ड है वो किससे रिलेट करता है? ये है एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर। क्या है दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर के रूप में पेंटियम शब्द रिलेट करता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है? तो दोस्तों कौन सा प्रक्रम ऐसा है जो छोटी फाइल बनाता है और इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है जिसके द्वारा? वह है कंप्रेशन। कंप्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो फाइलें तो छोटी बनाता है दोस्तों, लेकिन इंटरनेट पे बहुत तेज़ी से वर्क करता है, तो इसको कहते हैं कंप्रेशन या कंप्रेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ALU का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि ALU का क्या तात्पर्य है? तो ALU की फुल फॉर्म होती है दोस्तों अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो अगर इनपुट डिवाइस की बात करें तो दोस्तों इसमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? वो है VDU, अदरवाइज माउस, लाइट पेन और कीबोर्ड। ये तीनों के तीनों इनपुट डिवाइस हैं दोस्तों, बट VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, वीडियो की फुल फॉर्म होती है दोस्तों विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अगले के प्रश्न में।
अगला प्रश्न है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था? तो कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी ऐसी थी जिसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था दोस्तों? किया गया था दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी से दोस्तों ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था और इससे जो है कंप्यूटर की प्रोसेस थोड़ा और इजी हो गई है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी जो दोस्तों है वो है जैरे नदी। कौन सी नदी? जैरे नदी दोस्तों भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों देश राजधानी में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अगर हम इन युग्मों की बात करें तो मोरक्को, मार मराकेश, ठीक है, ये जो है सुमेलित नहीं है दोस्तों। अदरवाइज ब्राज़ील, ब्राज़ीलिया, ट्यूनीशिया, ट्यूनिस और अल्जीरिया, अल्जियर्स, ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही देश और राजधानी हैं। लेकिन मोरक्को जो है मराकेश इसकी राजधानी नहीं है मोरक्को की। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो अगर हम उत्तर से दक्षिण के सही क्रम को देखें तो दोस्तों सबसे पहला आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है नागालैंड, फिर आता है मणिपुर, फिर आता है मिज़ोरम। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे पहले उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिज़ोरम। तो ये इसका ऑप्शन सही बनेगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किसे हजार झीलों का देश कहा जाता है? तो कौन सा देश ऐसा है दोस्तों जिसको हजार झीलों का देश कहा जाता है? वह है दोस्तों फिनलैंड। फिनलैंड में दोस्तों 1000 या उससे अधिक झीलें हैं जिस कारण से इसको हजार झीलों का देश के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित देशों में से कौन पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो पशुचारण के लिए कौन सा देश जो है विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों? वह है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना दोस्तों ये पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध देश है। बढ़ते हैं आज के क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। तो अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो कौन सा देश ऐसा है जिसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? वह है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको प्रवक्ता स्क्रीनिंग और पीसीएस प्री से संबंधित आरओ एआरओ से संबंधित सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे, जो आपकी एक बेहतरीन तैयारी में आपको हेल्पफुल होंगे दोस्तों। तो बिना स्किप किए, बिना कुछ किए आप प्ले लिस्ट में जाके लगातार हमारी क्लासेस को वॉच कर सकते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ज़रूरी है दोस्तों। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट।